नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं साथी इस डिस्प्ले पे कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह हम चैप्टर लेकर आए हैं। हम पहले ही आपको बोले थे कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस पे हम बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आपका नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, जो कि नोट्स साथ ही आपका कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बेहतर ढंग से हुआ है। अगर हम बात करें इस नोट्स के बारे में तो साथ ही आपका यह नोट्स जो है ये लगभग हम 2-3 अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स को पढ़े हैं। उसके बाद उसमें से जो चीज़ें थी उसको निकाल कर हम नोट्स बनाए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप सभी से विनती है कि क्लास थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे इतिहास की हम आज पहला क्लास करने वाले हैं और बारीकी से समझने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे चीज़ हैं जो कि आपको फैक्ट बताएंगे, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, जो साथी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं साथी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आप सोचेंगे कि सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ तो 1857 की क्रांति से होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्यों आ गए हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा साथी, 1857 की क्रांति है, ये मुझे पता है कि यहाँ से आपका स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रारंभ होता है यहीं से होता है, लेकिन बस ये एक चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको कई वर्षों तक कोई भी आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन का जो प्रमुख रूप पकड़ता है वो कब पकड़ता है? तो 1885 जब क्या होता है तो कांग्रेस का स्थापना होता है, उस समय से पकड़ता है। और इस समय के बाद आपका जब तक भारत स्वतंत्र ना हो जाए तब तक साथी यहाँ पे आंदोलन चलता रहता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से। तो हम पूरे बारीकी से यहाँ से अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रश्न जो है वो सबसे अधिक यहीं से पूछे जाते हैं। इससे पहले जो अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति है, एक धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण है, एक आपका निम्न जाति और मजदूर किसान आंदोलन है। यह 3 चैप्टर है जो कि हम अंत में आपको कंप्लीट करवा देंगे। ये सभी चैप्टर आपका एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग बेफिक्र रहें, आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये हम कवर करवाएंगे। बस करना इतना है कि आप लोग, यह पहला वीडियो है तो रिस्पॉन्स कैसा रहता है ये आपको बताना है। क्या लगा, समझ में आया या नहीं आया, कैसा रहा नोट्स हमारा, सब कुछ आप लोग बताइएगा, तभी हम आपके लिए बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथी आज से अपना इस जर्नी को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय तक साथी संचालित एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब से होती है? तो 1885 से होती है, जब कांग्रेस की स्थापना होती है। इसी के साथ साथ जो कि कुछ उतार और चढ़ाव के साथ देखते देखते यह कब तक चला जाता है? तो आपका वर्ष 1947 तक चल जाता है और अंततः साथी हमें वर्ष 1947 में क्या होता है तो आज़ादी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। तो इन पूरे घटनाक्रम को हम समझने वाले हैं, एक एक करके आपका रेगुलर यहाँ क्लास चलेगा और सारा आपका भारत के इतिहास को कैसे कैसे हमें आज़ादी मिला है, इसमें कौन कौन प्रमुख व्यक्ति थे, उनके द्वारा योगदान रहा है, सब कुछ समझने वाले हैं। तो साथ ही यहाँ पे आप सब ध्यान दीजिएगा, भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन में 3 भागों में इसको हम विभाजन करके पढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, या फिर कह लें हम कालखंडों में बांटते हैं। पहला जो खंड है साथी, इसको उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसका समय काल जो आपसे पूछा जाए तो याद रखना है कब, तो 1885 से वर्ष 1905 तक जो था यह किस काल से जाना जाता है? तो उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है, उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। सब कुछ हम समझने वाले हैं, अभी हम आपको बस एक पृष्ठभूमि समझा रहे हैं। दूसरा जो कालखंड है साथी, यह आपका उग्रवादी चरण या फिर क्रांतिकारी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसका समय था आपका वर्ष 1905 से 1919 तक। ठीक है, तीसरा जो आपका कालखंड आता है इसे हम गांधी युग के नाम से जानते हैं, गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं, तृतीय चरण के नाम से जानते हैं, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में
1919 के बाद साथ ही आपका गांधी जी का प्रवेश पूर्ण रूप से हो जाता है, जो कि आप देखेंगे जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता है तब तक गांधी जी का प्रकोप पूरे भारत में बहुत ही बेहतरीन ढंग से रहता है। तो ये सभी हम अध्ययन करने वाले हैं, बस एक पृष्ठभूमि के माध्यम से हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए अब समझते हैं एक एक करके सारे कालखंडों को। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यह कुल 4 चरणों में पूरी होती है। पहला जो चरण है यह आपका वहाँ पे हम बता दिए हैं, ठीक है। यह आपका 3 चरण ऊपर बता दिए हैं, चौथा चरण है। चौथा चरण को हम क्रांतिकारी चरण कहते हैं। इसमें भगत सिंह आप देखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब भी प्रमुख व्यक्ति आते हैं जो कि एक प्रकार से कहा जाए तो गर्म दल के नेता भी रहते हैं ये सभी, ठीक है। तो इन 4 कालखंडों को पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यह मेरे द्वारा विभाजन किया गया है। आपको अगर बुक में देखेंगे तो बस 3 कालखंड दिखेगा, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, 3 कालखंड दिखेंगे। इसी में से हम एक विभाजन कर दिए हैं चौथा कालखंड को, ठीक है। चलिए समझते हैं अब एक एक करके। यहाँ पे आप सभी लोग पूरा पेशेंस से बनाए रखिएगा और क्लास को अच्छे से इम्तिहान सुनिएगा। सबसे पहला है आपका प्रथम चरण, जिसको हम उदारवादी कहते हैं। इस चरण में शुरुआत जो होती है यह आपका 1885 से 1905 तक होता है। इस चरण के जो लोग थे साथी, यह संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद करना चाहते थे। तो आपसे पूछ देगा कि उदारवादी चरण के जो व्यक्ति थे वह किस चीज़ को मानते थे, कैसे व्यक्ति थे। तो साथ ही याद रखना है यह संवैधानिक तरीके को मानते थे, मतलब शिष्टाचार को मानते थे, शांतिपूर्ण अपने मांगों को क्या रखते थे, सरकार के समक्ष रखते थे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ लिखा गया है कि इस वर्ग के लोग जो थे यह प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखते थे, जो कि आगे हम बात करेंगे कि यही जो है इनका जो यह नियम था, यह नियम बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनको पसंद नहीं आता है और फिर आगे चल के कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और एक गर्म दल एक नरम दल का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे उदारवादी के जो प्रमुख नेता थे साथी, जिसमें कौन थे आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। सबसे पहले आते हैं फिरोज शाह मेहता, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं, दादा भाई नेहरूजी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। ये सभी जो प्रमुख नेता थे ये उदारवादी चरण के नेता थे, इसको आप सभी लोग याद रखेंगे। दूसरा चरण की हम बात करें तो उससे पहले यहाँ पे समझिएगा कि इस समय जो है यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन चल रहा था। कब की बात कर रहे हैं हम, तो वर्ष 1885-86 के, ठीक है, जो कि कलकत्ता में यह पहला अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो दादा भाई नेहरूजी होते हैं और इसमें सदस्यों की जो संख्या होती है यह आपका 434 होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा, साथ ही प्रथम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें आपसे पूछ देगा, दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूछ देगा। तो एक चैप्टर हम बनाए हैं, उस पर भी हम आप जल्द ही क्लास लेंगे। पूरा कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो हम एक ही चैप्टर में आपको समाप्त कर देंगे। जितना भी अभी तक कांग्रेस के अधिवेशन पूछे गए हैं उन सारे कांग्रेस का अधिवेशन हम समाप्त कर देंगे। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ यहाँ पे होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उदार विचारों की राजनीतिक को उग्रवादी ने क्या कहा साथी, तो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी, ठीक है। किसने दी थी जल्दी से बताइए, आपसे पूछ देगा तो किसने दी थी। तो उदार विचारों के जो राजनीतिक लोग थे उसको उग्रवादियों ने क्या कहा, जो गर्म दल के नेता थे उसने कहा कि जो उदारवादी लोग हैं यह भिक्षावृत्ति मतलब भिक्षाओं पे आश्रित होते हैं, यह कहते हैं, ठीक है। इसी चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में कर दिया जाता है, जो कि उस समय वायसराय था कौन, कर्जन। और यह घोषणा कब होती है तो आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताए हैं। तो यह घोषणा आपका 20 जुलाई वर्ष 1905 को प्रभावित होती है, जो कि आपका 16 अक्टूबर 1905 को यह क्या होता है तो यह प्रभावित होती है। और इसको हम शोक दिवस के रूप में जानते हैं, राखी दिवस के रूप में जानते हैं। यह कथन किनका था तो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता, ये सभी जो कहते हैं कौन कहते हैं, आपसे पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के समय शोक दिवस या फिर काला दिवस के रूप में किसने कहा था, तो याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। राखी दिवस इसी समय मनाया जाता है, जो कि हिंदू हो या फिर मुस्लिम भाई हो सभी एक दूसरे को राखी बांधकर एकता के प्रतीक देते हैं साथी। तो ये सभी चीज़ आप लोग याद रखेंगे और इसी समय बंग भंग आंदोलन प्रारंभ होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, हम बहुत ही शॉर्ट में बताए हैं, शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, आप लोग को बस कहानी के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है।
क्योंकि अगर पूरा इतिहास पढ़ने लगे जाएं तो आपके लिए 2-3 महीना भी कम पड़ेगा, ठीक है। और इतिहास अगर पूरा हम पढ़ाने ही लगेंगे तो फिर किताब से क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, शॉर्ट नोट्स है जो कि आपको पीटी फैक्ट के रूप में जानना है, आपका यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं विभाजन के बारे में। तो जो विभाजन साथी आपका होता है यह आपका वर्ष 1905 में होता है। विभाजन जो रद्द होता है यह वर्ष 1911 में होता है। कब होता है, दिल्ली दरबार जो 1911 में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, उसी समय क्या होता है तो आपका बंगाल विभाजन जो अधिनियम था इसको रद्द कर दिया जाता है। और याद रखिएगा इसी समय एक चीज़ होता है साथी, जो कि कलकत्ता से आपका राजधानी बदल कर क्या कर दिया जाता है तो दिल्ली को बदल कर दिया जाता है, दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह भी आपसे पूछेगा तो याद रखेगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल विभाजन का जो कारण रहा था वह कारण क्या था, तो प्रशासनिक कठिनाई पर वास्तविक कारण राष्ट्रवाद को कमजोर करना और फूट डालो राज करो की जो नीति थी इसको अपनाने की यह बात थी। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज जो थे साथी वह शुरुआत में जो बहाना करते हैं भारतीय लोगों के सामने, क्या कहते हैं कि जो बंगाल है यह बहुत ही बड़ा है, क्योंकि बड़ा सच में बड़ा तो था, क्योंकि इसमें बंगाल था, उड़ीसा था, आपका बिहार था, कई प्रांत मिलकर बंगाल थे, तो उस समय बड़ा तो था। तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि इसमें प्रशासनिक जो ढांचा है यह हमें प्रशासनिक तौर पर काम करने में वहाँ दिक्कत हो रहा है, इस तरह से क्या करते हैं तो विभाजन की बात करते हैं। लेकिन वास्तविक में जो था साथी वो क्या था, तो बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। समझिएगा ध्यान से, राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था और बंगाल उस समय साथी मुस्लिम और हिंदुओं के लिए एकता का बहुत ही बड़ा प्रतीक था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा, अंग्रेजों को तो नीति ही था फूट डालो और शासन करो, शुरुआत से ही आप देखते रहेंगे। तो वह उसने यही सोचा कि क्यों ना हम जो मुस्लिम भाई लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनमें हम यह भावना डालें, हिंदू मुस्लिम का भावना को डालें, और इस प्रकार से साथी यहाँ पे क्या होता है, फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त वर्ष 1905 को क्या होता है तो विरोध प्रारंभ होता है, जो कि स्वदेशी बंग आंदोलन के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, कब हुआ था, आपसे डेट देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कॉपी पेन लेकर बैठेगा, डेट को जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में कहानी नहीं पूछेगा, यही डेट पूछेगा साथी। तो इस प्रकार से आप लोग कॉपी पेन लेकर सब कुछ लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसी क्रम में आमार सुनार बंगला, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था साथी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, जो कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि जब बंगाल विभाजन आंदोलन होता है इसी समय साथी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सुनार बंगला क्या कहता है तो गीत लिखी जाती है, जो कि मेरा बंगाल जो है बहुत ही सुंदर है, यह इसका मतलब होता है, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का यह हम राष्ट्रीय गीत है। तो यहाँ पे कई चीज़ आपको फैक्ट मिला है। पहला, बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सुनार बंगला का सृजन किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद इस दिवस को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को साथ ही आपका एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को काला दिन के रूप में कहा जाता है, और इसी दिन को साथ ही आपका याद रखेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक सेकेंड साथी, इसी दिन को क्या हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बहुत सारे बात की गई थी। सबसे पहले हम बता दिए अमार सुनार बंगला, दूसरा पॉइंट रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपका राखी दिवस, तीसरा पॉइंट रविंद्रनाथ के द्वारा आपका एकता दिवस मनाया जाता है, इसी दिन को काला दिन कहा जाता है। और इसी दिन को साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं तो एक और घोषणा कर देते हैं, जो कि इस बंगाल आंदोलन जो था यह आंदोलन को कमज़ोर कर देता है। वह क्या बात था तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है यह घोषणा करते हैं कि सभी को गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। अब इस बात से थोड़ा सा जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो क्या होते हैं तो वो उनको थोड़ा बुरा लग जाता है कि मतलब भारतीय लोग जो हैं वो खासकर हिंदू लोग जो हैं वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस प्रकार से क्या होता है तो थोड़ा सा फिर से उस समय मुस्लिम लोग अंग्रेज़ों के
कहा सुनी में आ जाते हैं और यह फूट डालो शासन करने की नीति एक प्रकार से सफल होने लगता है और भारतीय जो बंग भंग आंदोलन था थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। लेकिन याद रखेंगे कि कुछ ऐसे भी मुसलमान भाई थे जो कि अपने राष्ट्र प्रेमी थे और वो भारत के सब हमेशा भारत के संदर्भ में वो अच्छा सोचते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताए हैं। अब आता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब बंग भंग आंदोलन शुरू हो रहा था उसी समय मुस्लिम लीग जो थी यह क्या करता है तो इसका विरोध करता है, जो कि हम बहुत बार बताए हैं। मुस्लिम लीग इसका विरोध करता है और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन होता है। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन फिर हो जाता है। आपको पता होगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसमें दो दलों का निर्माण हो जाता है, साथ ही एक है आपका गरम दल, एक है आपका नरम दल। ये दो दलों में बढ़ गया कौन, कांग्रेस। ठीक है, समझिएगा, बहुत ध्यान से हम आपको समझा रहे हैं। और जो गरम दल के नेता थे यह कौन थे, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक होते हैं, जिन्होंने नारा दिया था वंदे मातरम। और नरम दल के जो नेता होते हैं यह आपका मोतीलाल नेहरू होते हैं। तो ये दो व्यक्ति होते हैं, साथ ही और भी प्रमुख व्यक्ति हैं, लेकिन इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए इनको काफ़ी याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आप समझिएगा उग्रवादी चरण के बारे में कुछ और भी यहाँ फैक्ट है। ठीक है, हम अभी क्या चर्चा किए हैं, तो उदारवादी के बारे में किए हैं। उदारवादी अभी पूरा आपका क्लियर कर दिए हैं, क्या था उदारवादी के समय में, क्या नहीं था, क्या कैसे था, तो सब कुछ क्लियर कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपका आता है उग्रवादी चरण। यहाँ समझिएगा उग्रवादी चरण के बारे में एक चीज़ यहाँ पे और भी याद रखिएगा साथी, कि जो है यहाँ पे एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यह जो तीन चरण है यहाँ पे, यह जो तीन चरण है, एक आपका उदारवादी चरण है, उग्रवादी है और गांधी युग है। तो इसका जो पहला चरण होता है इसका उद्देश्य क्या रहता है, स्थापना क्यों होता है, कांग्रेस का स्थापना 1885 में क्यों होता है, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो जो प्रथम चरण था इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो स्थापना होता है, लेकिन याद रखिएगा इसका कोई भी उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है तो यह शुरुआत में डगमग डगमग करती है और इसी तरह से आपका वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और जब उग्रवादी चरण का क्या होता है, विकास होता है, तो इसका जो उद्देश्य होता है क्या रहता है, तो इसका उद्देश्य जो था साथी, इसका उद्देश्य था कि अपना लक्ष्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना। अब स्वराज का मतलब क्या होता है, मतलब स्वयं का राज प्राप्त करना था। अपना देश है तो अपना राज होना चाहिए, बाहरी लोग राज नहीं करेंगे। यह किसका उद्देश्य था, तो उग्रवादियों का उद्देश्य था यह। ठीक है, उसके बाद आपका तृतीय चरण जो कि हम बात करें हैं, आपका गांधी युग आता है। इस चरण में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण में कांग्रेस का जो लक्ष्य था वह डोमिनियन स्टेट से क्या हो गया था, तो पूर्ण स्वराज हो गया था, जो कि आपका वर्ष 1929 में क्या होगा, तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति होता है। तो ये तीन चरण को आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तीन चरण में आपका पूरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम अभी क्या पढ़े हैं, उग्रवादी चरण पढ़े हैं। ठीक है, उदारवादी चरण पढ़े हैं। अब आपका क्या है, तो उग्रवादी चरण को हम करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे उग्रवादी चरण क्या है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा शुरुआत है, पेशेंस बनाए रखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बिना सोचे समझे कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे। तो चलिए साथी, स्टार्ट होता है अब आपका उग्रवादी चरण, या फिर हम कह रहे हैं गरम दल। यह आपका चरण जो था यह वर्ष 1905 से वर्ष 1919 तक अपने प्रभाव में रहा है। इसके जो प्रमुख नेता हैं वह कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यही सब आपसे पूछेगा। बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और अरबिंदो घोष हैं। साथ ही इन तीनों व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो इतिहास में इन तीनों को बाल लाल पाल के नाम से जाना जाता है, जो कि आपसे पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछेगा कि उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखेंगे बाल लाल पाल। साथ ही यह आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे इनके बारे में, तो यहाँ पॉइंट के माध्यम से समझिएगा। पहला हम बात करेंगे उग्रवादी के बारे में, तो इन्होंने क्रांतिकारी मार्ग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया था। देखिए, जहाँ पे जो उदारवादी के लोग थे वो क्या थे, तो वो शिष्टमंडल को
मानते थे, प्रार्थना पत्र देकर अपने बातों को रखते थे, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण बात करते थे। वहीं जो यह आता है उग्रवादी, यह नाम से ही उग्र है तो काम भी इनका उग्र ही होगा। तो यह क्या करते हैं, यह कहते हैं कि अंग्रेजों से शांति से बात नहीं होगा, जिस तरह से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं हमें भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं साथी, तो ये लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर कदम को, हर चीज़ को पार करने के लिए पूरा रेडी रहते हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था अभी बता दिए हैं क्या था, तो स्वराज प्राप्त करना था। ठीक है, साथ ही बंगाल, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साथ ही क्या थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 1893 में गणपति उत्सव और आपका 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू की थी। कहाँ पे, तो मुंबई में। अब आपसे यहीं पे यही प्रश्न पूछेगा आपसे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा वह महाराष्ट्र में कौन सा महोत्सव प्रारंभ किया जाता है। तो याद रखेंगे साथी, सबसे पहला गणपति महोत्सव, उसके बाद आपका शिवाजी महोत्सव, जो कि वर्तमान में जो आप देखते होंगे गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अब मनाई जाने लगी है। यह किनका देन था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह पहली बार स्थापना की जाती है। हम बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। कैसा लग रहा है आप सभी को नोट्स, ये बताइएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा हम मेहनत किए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो नोट्स बना है ना, वही चीज़ बताए हैं, वही चीज़ लिखे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बात की जाए, ये बीपीएससी के लिए बात की जाए, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की बात की जाए, इससे बाहर नहीं होता है, ये 100% गारंटी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ क्या, तो बाल गंगाधर तिलक ने एक पत्रिका भी लिखी थी। वह पत्रिका का नाम क्या था, ध्यान से समझिएगा। इसी में एक साथी आपका एक क्रांतिकारी पत्रिका होता है, जिनका आपका 2 पत्रिका इनका था, एक मराठा एक केसरी। हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, तो इस चीज़ को आप लोग बताइएगा कि जो मराठा था ये किस भाषा में प्रकाशित होता था, और केसरी जो था यह किस भाषा में प्रकाशित होता था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना साथी, तो आप लोग जल्दी से ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम बात करें तो इस क्रांतिकारी घटना के आपका 1897 में पहली क्या हुई थी, तो घट हुई थी जाती है, और 2 भाई, ध्यान से समझिएगा, 2 भाई महाराष्ट्र के पूना में दामोदर चापेकर और बाणकेश चापेकर, इन दोनों के भाइयों ने मिलकर क्या किया, तो प्लेग की हत्या की थी। प्लेग की हत्या क्यों की थी, यह भी आपको जानना चाहिए। प्लेग की हत्या क्यों की थी, तो याद रखिएगा साथी, इस समय क्या होता है, तो इस समय एक खास करके बंगाल के क्षेत्र में क्या होता है, तो एक बीमारी फैल जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक बीमारी फैलता है, बहुत ही भयानक बीमारी फैलता है, जिसके से बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे महामारी फैल जाता है। और इस महामारी में जो होता है साथी, यह एक व्यक्ति था आपका अंग्रेज व्यक्ति, वह कौन था, तो याद रखिएगा, वह आपका था, एक सेकेंड, यह था आपका मिस्टर रेंस और एयरसन। यह 2 अधिकारी था साथी, ब्रिटिश अधिकारी था, जो कि क्या करता है, तो आप याद रखिएगा, पूना में यह भी पूरा फ्लैग भर जाता है, जो यह बीमारी था पूना में भी भर जाता है, पूना में पूरी तरह से फैल जाता है। तो यह जो दोनों व्यक्ति था, यह फ्लैग के नाम पे, बीमारी के नाम पे क्या करता था, तो लोगों के घरों में जाकर घुसकर जबरदस्ती क्या करता था, तो उसके साथ बदसलूकी करता था, दुर्व्यवहार करता था, तरह तरह की चीज़ करता था, खास करके महिलाओं के द्वारा, जो कि यह दामोदर चापेकर और बाणकेश चापेकर जो थे, इन दोनों ने इससे बदला लेने का ठाना, और इस प्रकार इसका क्या कर देते हैं, तो हत्या कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। इस घटना को काफ़ी प्रचारित किया जाता है, और ख़ासकर तिलक जी की हम बात करें तो अपने पत्रिका, जो कि केसरी हम अभी बताए हैं, उनका 2 पत्रिका था, एक केसरी और एक मराठा। तो केसरी में उन्होंने लिखा, क्या लिखा था साथी, ध्यान से समझिएगा। केसरी में वो लिखते हैं, जिस प्रकार शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी, उसी प्रकार से आज इन दोनों भाइयों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी तत्वों और उन्हें बढ़ावा देने के लिए रूप में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है,
तो यह बात आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम और भी चर्चा करना चाहेंगे आपका बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक, इसलिए हम थोड़ा सा इन पर चर्चा करेंगे। साथ ही जब यह बाल गंगाधर तिलक अपने केसरी में यह घटना के बारे में लिख देते हैं, रेंट और एयर्स के हत्या के बारे में, तो इनको 18 माह की सज़ा दी जाती है। 24 जून 1900, ध्यान से लिखिएगा, 24 जून 1908 ईस्वी को साथी तिलक जी को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीच में छोड़ दिया जाता है, 18 महीना के सज़ा देने के बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर से केसरी में एक प्रकाशित लेख के आधार पर इन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें 6 वर्षों तक क्या करते हैं साथी, तो 6 वर्षों तक इनको सज़ा दी जाती है। इन्हें मांडले जेल, जो कि वर्तमान में बर्मा में है, इसमें रखा जाता है और मांडले के प्रवास के दौरान ही इनकी अपनी पुस्तक जो कि गीता रहस्य, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि गीता रहस्य जो है यह किसकी रचना है, तो याद रखिएगा यह आपका बाल गंगाधर तिलक का है, जो कि मांडले जेल में गीता रहस्य को लिखते हैं, ये आपको पूछ देगा। ठीक है, तिलक की सज़ा के विरोध में आपको यहाँ पे एक फैक्ट बता रहे हैं, तिलक की जो सज़ा हुई थी साथी, इस सज़ा के विरोध में पहली बार बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों ने 1908 ईस्वी में पहली बार हड़ताल की थी। तो यहाँ से आपका एक फैक्ट उठता है, आपसे पूछेगा तो यहाँ पे याद रखेंगे। यहीं पे हम बात करें, याद रखिएगा साथी यहीं पे कि वह कौन समाचार पत्रिका थी जो कि तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहता है, जन्मदाता कहता है। तो याद रखेगा यह आपका साथी लंदन टाइम के संवाददाता एवं इंडियन अरेंस्ट थे। ठीक है, कौन थे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा टफ नाम है इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा, याद नहीं रहेगा। लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट थे, जिन्होंने क्या कहा साथी, तो इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता कहता है, किसको, बाल गंगाधर तिलक को। तो ये था बाल गंगाधर तिलक के बारे में, जो भी आपसे पूछा जाता है सब कुछ हम बता दिए हैं। अब हम चलते हैं आगे, तो साथी अब आते हैं आपका यहाँ पे कौन, तो बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर आते हैं। चलिए इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा इनके बारे में। इसी बीच वर्ष 1904 में बीडी सावरकर ने एक गुप्त सभा की गठन करते हैं, जिसका नाम क्या था, तो अभिनव भारत। कई बार हम चर्चा किए हैं अभिनव भारत के बारे में, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अभिनव भारत की जो स्थापना करते हैं यह कौन करते हैं, तो बीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था साथी, तो इनका उद्देश्य था गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में इसका स्थापना करते हैं, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य जो है वह बदल जाता है। ठीक है, वर्ष 1907 में वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने भी इस एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन करते हैं। ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे किनके द्वारा था, तो याद रखिएगा वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। तो बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि खून के बदले खून जो था यह किसका नारा था, तो याद रखना है साथी वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त का यह नारा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये किस प्रकार से आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, और जो उग्रवादी लोग थे किस प्रकार से इनका वर्चस्व दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो काफ़ी ज़्यादा इनका पूरे भारत में साथी, खासकर मध्य भारत की हम बात करें तो मध्य भारत में खासकर इनका बहुत ही ज़्यादा पकड़ हो गया था, किनका, उग्रवादियों का, क्योंकि यह जो थे यह शांति से बात नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा दमन हो रहा था जब अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हर एक भारतीय, खासकर उस समय के जो युवा थे, वो इनके संगठन में बहुत गति से, बहुत स्पीड से इनके साथ जुड़ रहे थे, इनके विचारधाराओं से। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आगे हम चलते हैं, तो आगे यहाँ समझिएगा वर्ष 1909 ईस्वी में साथी मदन लाल घिगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा एक घटना, तो याद रखिएगा 1909 में जो घटना हुआ था यह मदन लाल घिगरा के द्वारा लंदन में कर्जन वायली की हत्या की गई थी। तो यह आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे मैडम भिकाजी गामा के बारे में हम बात करते हैं, जो कि इनको भारत का एक बहुत ही बड़ा योगदान इनका भी रहा है, और इनको क्या कहा जाता है भारत का, ये आप लोग बताइएगा। हम प्रैक्टिस सेट में करवाए हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर बताइएगा। इन्होंने मदर ऑफ इंडियन, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे,
मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे आप याद रखिएगा, मैडम भिखाजी को क्या नाम से जाना जाता है, तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत में रिवॉल्यूशन, क्रांति का प्रारंभ करने वाले इनको कहा जाता है साथी। तो इस प्रकार से याद रखना है। इन्होंने 1917 में स्टुअर्ट गार्ड जो कि जर्मनी में है, यहाँ पे भाषण देते हुए वक्त क्या किया, तो राष्ट्रीय तिरंगा को फहराया, जो कि सबसे पहली बार फहराया जाता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। देखिए, हर चीज़ बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का। घटनाओं को कहानी के माध्यम से समझिएगा, हुआ क्या था। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करें तो 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का क्या होता है, तो गठन होता है और लाला हरदयाल के द्वारा इसकी क्या की जाती है साथी, स्थापना की जाती है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह थे। अब कोई दिक्कत यहाँ पे आपको, सैन फ्रांसिस्को जो गदर पार्टी की स्थापना होती है, इसमें कोई दिक्कत, किसके द्वारा, तो लाला हरदयाल। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो सोहन सिंह थे। कब होती है, 1 नवंबर 1913 को। कहाँ होती है, अमेरिका में। किसी भी तरह से आपसे गदर पार्टी से अगर प्रश्न पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट घटना है, ध्यान से समझिएगा ये क्या था घटना। तो एक कामागाटा मारू की घटना है। यह घटना क्या थी, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा साथी, यह कामागाटा मारू जो है यह एक प्रकार का जहाज है। ठीक है, यह एक प्रकार का जहाज है जो कि वर्ष 1914 में यह घटना होती है। क्या होती है, कहानी के माध्यम से समझिएगा। होता क्या है, एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। ठीक है, इस जहाज़ को लेकर वे हांगकांग से कनाडा जा रहे थे, जिसमें आपका 375 यात्री थे। ठीक है, जब वे कनाडा पहुंचे तो वहां की सरकार ने भारतीय जहाज़ को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वहां से वापस लौटने पर विवश कर दिया गया। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा कर दी कि जहाज़ को सीधे भारत लाया जाए। नतीजा यह हुआ कि जहाज़ सीधे भारत के कहाँ आया, तो बजबज बंदरगाह पर लाया गया। परिणाम स्वरूप कि यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच क्या हो गई, तो लड़ाई हो गई, झड़प हो गई, जिसमें कई यात्री मारे गए। इसी को क्या कहा जाता है साथी, तो कामागाटो मारू प्रकरण या फिर कामागाटो घटना कहा जाता है, जो कि आप लोग याद रखिएगा, यह भी एक इम्पोर्टेंट घटना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है, देखिए हम जो भी बता रहे हैं ये इम्पोर्टेंट घटना है, हम यहाँ पे कहानी नहीं बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, वही बता रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि पीटी फैक्ट है, आपसे हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम वही चीज़ बता रहे हैं। कहानी पढ़ने के लिए होगा तो आप किताब लेकर पढ़ लीजिएगा, नोट्स हम दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। हम वहाँ पे यही बता रहे हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी कहानी पढ़ने का समय नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम हो, बुरा लग रहा हो, तो आप सेशन को नहीं देखिए, वो अलग बात है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि हम गलत चीज़ नहीं पढ़ाते हैं। अब आपका है साथी क्या, तो लखनऊ समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता, यह लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में होता है साथी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय हम बात करें तो इसके बारे में, इस समझौता का जो तात्पर्य था वह यह था कि वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हो रही थी, जिसमें गरम दल और नरम दल का क्या हो गया था, तो मिलन हो गया था। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि गरम दल और नरम दल का मिलन कब होता है साथी, तो यह आपका वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता कह लें या फिर लखनऊ अधिवेशन कह लें, इसमें होता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, इससे मिलाने में बाल और आपका एनी बेसेंट जो थी साथी, एनी बेसेंट कौन थी, तो एक आयरिश महिला थी, जो कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है किसमें, स्वतंत्रता संग्राम में। आगे चल के हम इनके बारे में समझेंगे, तो यहाँ पे बस इतना याद रखिएगा, यह इनका दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। साथ ही साथ कांग्रेस में आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ये दोनों का क्या होता है, तो यहाँ पे मिलन होता है। तो लखनऊ समझौता कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कि आपका 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, फिर से एक हो जाती है, गरम दल नरम दल जो है या फिर से एक हो जा रही है, कब, तो लखनऊ समझौता में। दूसरा कि जब
यहाँ पे वर्ष 1905-6 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, तो फिर से यह क्या हो जाती है, एक हो जाती है, एक विचारधारा होता है, वह किसका, तो कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करें तो वर्ष 1918 की बात करते हैं। इस समय क्या हुआ था, तो पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गई। अब आपसे यहाँ पूछेगा कि मुस्लिम लीग फिर से कब अलग हो जाती है, तो साथ ही यह आपका वर्ष 1918 में हो जाती है। इसके बाद इसमें कोई फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रहेगा, इसके बाद दोनों में खटपट चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। होम रूल लिंग आंदोलन 1916 में चलता है, किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप लोग याद रखेगा। और यह होम रूल जो था साथी, यह होम रूल आंदोलन सबसे पहले कहाँ चला था, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में चला था, ठीक है। यह न्यूजीलैंड से ही लिया गया है, तो यह भी आपसे आयरलैंड में चला था, समझ आएंगे। यह कहाँ था, तो आयरलैंड से लिया गया है। होम रूल एक जो है यह आयरलैंड का शब्द है, जिसका अर्थ है घरेलू शासन या फिर घर का शासन। होम रूल समझ सकते हैं, यहाँ पे समझाने का मतलब ही नहीं बनता है। होम रूल मतलब अपना शासन, घर का शासन। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यह किसने चलाया था, तो साथी बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह चलता है। सबसे पहले इसकी स्थापना आयरलैंड में रेडमांड ने की थी। तो आपसे यहाँ पे अब प्रश्न उठेगा कि जो होम रूल था यह सबसे पहले कहाँ चला था, होम रूल जो है यह कहाँ से ली गई है, तो साथ ही आयरलैंड से ली गई है। कोई समस्या, भारत में सबसे पहले इसकी स्थापना तिलक ने की थी, ठीक है। कौन करते हैं, तिलक करते हैं, जो कि कहाँ करते हैं, तो पूना में करते हैं, ठीक है। जबकि एनी बेसेंट जो थी यह मद्रास में करते हैं, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें तो साथ ही तिलक जी से ज़्यादा जो प्रभावशाली होता है वह कौन होता है, तो एनी बेसेंट का होम रूल होता है। इनका होम रूल में अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं और अधिक से अधिक यह क्या होता है, तो प्रभावशाली होता है। यह भी आप लोग को याद रखना है। इस प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉम्युनिकल तथा दैनिक पत्रिका आपका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ दिएगा, तो यहाँ याद रखिएगा, जो कि किसकी पत्रिका थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा यह चलाया गया पत्रिका था। एनी बेसेंट के द्वारा दो पत्रिका थी, एक आपका कॉमन नील था, ठीक है, दूसरा आपका न्यू इंडिया था। तो यहाँ पे आपका दो चीज़ और भी पता चल गया होगा। उसके बाद हम बात करें आगे, तो आता है वर्ष 1919। हम क्रम से चल रहे हैं, आपका देखिए 1919, 1915, 1916, 1917 ऐसे क्रम से चल रहे हैं कि कब कब क्या क्या घटना हुआ है, ठीक है। हम बार बार बता रहे हैं, कहानी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 1919 में जो होता है, यहाँ समझिएगा, क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1919 में क्या होता है, तो याद रखेंगे, एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया गया, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। आप भली भांति इसको पता होगा आप सभी को कि काला कानून किसे कहते हैं। हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताए हुए हैं प्रैक्टिस सेट में। वह काला कानून कौन था, आप लोग बताइए। तो साथ ही वह रॉलेट एक्ट था, जिसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का भी कानून कहा गया है, ठीक है। इस रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति पर अगर थोड़ा सा भी संदेह होता था तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए उस कानून को क्या कहा गया साथी, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून कहा गया है, ठीक है। इसी कानून के अंतर्गत हम बात करेंगे तो आपका बहुत बड़ा घटना होता है भारत में, जिसको हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह कब होता है, 13 अप्रैल वर्ष 1919 को होता है। हुआ क्या था समझिएगा। पंजाब के अस्थाई नेता दो नेता थे, एक आपका डॉक्टर सत्यपाल और एक आपका सैफुद्दीन किचलू थे। ये दो प्रमुख नेता थे जो कि पंजाब में नेतृत्व कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन को। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है साथी, और जेल में डाल दिया जाता है। इस संदर्भ में गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए पंजाब के जो लोग थे वह लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सभी लोग अस्थायी रूप से मिलकर एक मीटिंग करते हैं वहाँ पे, जो कि आपका किस दिन था, तो 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी का दिन था। कौन, तो जलियांवाला बाग जो एक मैदान था, एक फील्ड था, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होकर एक अस्थायी रूप से क्या करते हैं, तो मीटिंग करते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों का विरोध किया जाए, किस प्रकार से ये दो प्रमुख नेताओं को छुड़ाया जाए। यह बात किसको पता चल जाता है, तो जनरल डायर को पता चल जाता है। जनरल डायर को जब पता चल जाता है तो वह क्या करता है साथी, मार्शल एक्ट लगा देता है। मार्शल एक्ट क्या होता है,
तो मार्शल एक्ट में हम बात करें तो यहाँ पे जो एक प्रकार से इमरजेंसी के टाइप का होता है, जिसमें आर्मियों का क्या होता है, पूरी तरह से आर्मी का यहाँ पे वर्चस्व हो जाता है। ठीक है, तो यह मार्शल एक्ट लागू कर देता है और किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, जिसमें ये सभी लोग जो थे यहाँ पे बैसाखी का दिन था और यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, काफ़ी भीड़ भाड़ था, बच्चे बूढ़े सब लोग थे। तो जनरल डायर इस फील्ड में, इस मैदान में घुसकर क्या कर देता है साथी, तो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आदेश के, बिना किसी वार्निंग के सभी व्यक्तियों पर निहत्थे क्या कर देता है, गोलियां चला देता है। ठीक है, सब हम आपको कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, तो यहाँ समझिएगा। गोलियां चला देता है जिसमें बहुत सारे लोग मृत्यु हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1000 भारतीय को मरने की बात की जाती है। यह किसके द्वारा है, तो यह अंग्रेजी डाटा है, याद रखिएगा। अंग्रेजी सरकार जो उस समय थी वो डाटा अपना पेश करती है, लेकिन ये वास्तविक डाटा नहीं है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अंग्रेज जो थे वो बहुत सारे डाटा छुपाए हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इतना डाटा नहीं है। बहुत सारे भारतीय थे उसमें जो कि उनका शहीद हुए थे, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इस घटना के बाद इस रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि मात्र 379 जो हैं साथी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 379 लोग जो हैं यह मारे गए हैं, जबकि इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। यह आशंका किसके द्वारा है, तो हर भारतीय के द्वारा लगाया गया है। और यह जाहिर सी बात है कि 1000 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन कम नहीं, क्योंकि बैसाखी का दिन था, मेला लगा हुआ था साथी, और उस मेले में आप समझ सकते हैं कितने लोग होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और इस जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, इसमें ना चाहते हुए भी अंग्रेज लोग जो है यह एक जांच कमेटी बैठाते हैं, जिसको कहा जाता है आपका ब्रिटिश के द्वारा कहा जाता है क्या, और तो इसको हंटर आयोग कहा जाता है। हम लोग समझेंगे यहाँ पे 2 कमेटी का गठन होता है, एक ब्रिटिश के द्वारा, एक आपका कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा जो गठन होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं, जो कि अक्टूबर 1919 में इसमें 5 अंग्रेजी अधिकारी और 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भेदभाव। 5 अंग्रेजी अधिकारी थे और 3 भारतीय थे, जिसमें हम बात करें तो यह 3 भारतीय कौन थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला थे आपका चिमनलाल सतीरवाड़, ठीक है, चिमनलाल शीतलवाड़ थे साथी। उसके बाद आपका शहबाजाद सुल्तान थे, अहमद थे और जगत नारायण थे। 3 भारतीय जो थे यह हंटर कमेटी के क्या थे, सदस्य थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका कांग्रेस के द्वारा जो कमेटी की स्थापना की जाती है वह कमेटी का नाम क्या था, तो तहकीकात कमेटी था। तो आपसे पूछेगा कि तहकीकात कमेटी जो था यह कब गठन की गई थी, तो याद रखेंगे वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए, जो कि कांग्रेस के द्वारा यह गठन की गई थी। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और सदस्यों की संख्या हम बात करें तो यह आपका महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे। परिणाम क्या हुआ, तो रिपोर्ट को आपका अनसुना कर दिया, मतलब सरकार के द्वारा इसका कोई मान्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इसमें जाहिर था कि इसमें आपका उस जनरल डायर का कार्य करतूत के बारे में पूरी तरह से संक्षिप्त रूप से बताया गया था, इसलिए सरकार इसको दबा दी। ठीक है, विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, जो कि आपका वर्ष 1920 से प्रारंभ होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। जनरल डायर की हम बात कर लें तो यह गद्दार जो था इसको लंदन में जाकर उधम सिंह जो है यह मार देते हैं। ठीक है, उधम सिंह के बारे में हम बात करेंगे, कभी चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो ये उधम सिंह थे, सारे भारतीय तो भूल गए जलियांवाला बाग हत्याकांड को, लेकिन जो ये उधम सिंह थे साथी, यह उधम सिंह नहीं भूले और इन्होंने ठान लिया था कि इस व्यक्ति को हम मार कर रहेंगे, और यह लंदन तक गए, लंदन में इसको जाकर मारते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ही अच्छा एक खबर था। ठीक है, उसके बाद आपका द्वितीय काल आता है, द्वितीय चरण आता है, जो कि हम लोग कल समझेंगे। काफ़ी लंबा क्लास हो चुका है और हमारा प्रयास है कि हम आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, हम फिर से आपको बता दिए हैं कि आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यह क्लास का आज रिस्पॉन्स बेहतर होगा तभी हम कल क्लास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, पहले ही हम बता दिए हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत हम कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं एक एक आपका जो है हम नोट्स बनाए हैं, खुद हैंड रिटन नोट्स है।
सब कुछ किताब पढ़ने के बावजूद हम आपका नोट्स बनाए हैं ताकि आपको हेल्प हो पाए। अब आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचाइएगा, परिवार अपना बड़ा नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। आजकल देख रहे हैं कि लोग अधिक देख भी नहीं रहे हैं, ये कारण यही है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो यही है कि हम स्टॉप कर देंगे। और हम यह भी बता देते हैं कि कोई साथी बोलेंगे कि सर जहाँ तहाँ से पढ़ा रहे हैं। देखिए जहाँ तहाँ से हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्रम से चल रहे हैं। क्यों क्रम से चल रहे हैं? क्रम का मतलब है आपका हम यह वर्ष से चल रहे हैं, ठीक है। ये हम क्रम से चल रहे हैं कि कौन कौन वर्ष में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, वही आपके एग्जाम में पूछेगा। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि गांधी जी कब आए, किस लिए आए, क्या किए नहीं किए। आपसे ये पूछेगा गांधी जी के द्वारा क्या क्या परिवर्तन किए गए, क्या क्या चीज़ किए गए हैं, ये पूछेगा। तो आप ऐसे पढ़िए जैसे कि आपको सफलता मिले। बिना मतलब का कहानी जानना है तो बहुत सारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में सारा चीज़ आया होगा। कल हम द्वितीय चरण को करने वाले हैं। आपका 3 चरण है, 3 चरण में आपका भारतीय इतिहास जो है स्वतंत्रता संग्राम पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर हम जल्द ही आपका पॉलिटी का क्लास लाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा पॉलिटी करेंगे। फिर हम ज्योग्राफी करेंगे। लेकिन आपका याद रखिएगा यह जुलाई के महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। और पूरा जुलाई में आपका प्रैक्टिस सेट एक तरफ और एक तरफ आपका सिलेबस जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो कहीं भी इधर उधर भटकिए मत, कोई परचेज बैच उच मत खरीदिए, सब कुछ यहाँ होगा। पेशेंस रखिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।